हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस की एनसीईआरटी की स्टोरीज को देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? या क्या आप जानते हो कि इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है? और उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए काफी मशहूर है। तो यहाँ से आपको बस यही पॉइंट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए काफी फेमस है, काफी मशहूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र बनता है, इत्र का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए कन्नौज इतना ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। फिर इन फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। तो बस आपको यहाँ से इतना ही याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र बनता है। तो चलिए अब बिहू त्योहार के बारे में पढ़ते हैं। बिहू जो फेस्टिवल होता है ये असम में मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड एक कहानी है, इसको देखते हैं। आज बिहू का त्योहार मनाया जा रहा है। चावल की नई फसल कटी है ना। मतलब बिहू का त्योहार असम में तब मनाया जाता है जब वहाँ पे चावल की नई फसल कटती है। और वे बातें करती करती बांस से भेला घर बनाने लगी। जब ये त्योहार मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल, तो वहाँ के स्थानीय लोग बांस और घास का प्रयोग करके भेला घर बनाते हैं, जो कि इमेज में दिख रहा है। और यहाँ पे ये लोग अपने त्योहार को अच्छे तरीके से मनाते हैं। और ये जो बिहू फेस्टिवल है ये माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माघ महीने में मनाया जाता है। तो माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि असम के कैलेंडर के हिसाब से वहाँ का 10वां महीना माघ होता है। और वहाँ के 10वें महीने की माघ के प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को माघ बिहू मनाया जाता है। ये दो डेट इसलिए है क्योंकि 14-15 जनवरी, इसलिए प्रथमा द्वितीय तिथि 2 दिन मनाया जाता है। जो पहला दिन होता है, पहले दिन को उरुका कहते हैं। और इस दिन को अस्थाई छप्पर शेड बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। भेला घर वही जिसको बांस और घास से बनाया जाता है। और उसके बाद सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें वो लोग बोरा, असम में खाए जाने वाला एक चावल की जो किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है, उसी को सब लोग सामूहिक रूप से बैठकर खाते हैं। तो ये थी असम के माघ बिहू की कहानी। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आप बताएंगे असम में। ये कब मनाया जाता है? तो या तो माघ महीने की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को, या फिर जनवरी माह के 14 एवं 15 जनवरी को, जिस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो चैप्टर है वो मिड डे मील के बारे में है। तो मिड डे मील की शुरुआत सन 1995 में की गई थी। इसको भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य ये था कि जो बच्चे हैं उनको पर्याप्त रूप से पोषण मिल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश के बहुत से बच्चों को
भरपेट खाना नहीं मिलता है। इनमें से तो कई बच्चे स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं और खाली पेट होने के कारण पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते। इसीलिए कुछ साल पहले हमारे देश की जो सर्वोच्च अदालत है उसने एक फैसला सुनाया, जो प्रारंभिक कक्षा है, मतलब कक्षा 1 से 8 तक, वहाँ पे सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए और ये सभी बच्चों का अधिकार है। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी, जिसमें बच्चों को पका पकाया गर्म खाना मिलता है स्कूल में। अब देखते हैं मुक्तापुर विलेज के बारे में, मुक्तापुर गांव के बारे में। तो जो ये मुक्तापुर गांव है ये तेलंगाना राज्य में है और इससे कई बार प्रश्न भी आया है कि मुक्तापुर गांव कहाँ पे है और किस लिए फेमस है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि मुक्तापुर जो गांव है वो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है और यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। बुनकर का मतलब ये है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो मुक्तापुर गांव के लोग हैं, वो लोग बुनाई का काम करते हैं, कपड़े बुनते हैं। इसीलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो मुक्तापुर गांव है ये पोचमपल्ली कस्बे के पास है। इसीलिए जो इनकी डिजाइन है, जो इनकी बुनाई की डिजाइन है, उसको पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मुक्तापुर गांव के लोग हैं वो लोग बहुत पुराने समय से ये काम कर रहे हैं। तो परीक्षा में आपको अगर प्रश्न आता है कि मुक्तापुर विलेज क्यों फेमस है, तो मुक्तापुर गांव इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे पोचमपल्ली नामक बुनाई होती है। पोचमपल्ली इस बुनाई का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये पोचमपल्ली कस्बे के पास है जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है। तो बढ़ते हैं आगे। ये देखिए पोचमपल्ली डिजाइन दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए एक महिला क्या कर रही है, ऐसे जो है डिजाइन्स को बुन रही है। एक साड़ी की डिजाइन दिखाई गई है या फिर और भी बहुत सारी जो डिजाइन्स है, ये सब मुक्तापुर विलेज में, मुक्तापुर गांव में ये बुनकर लोग बुनाई कर रहे हैं, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। और पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं और इन चीज़ों के नाम भी उस इलाके के नाम से मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी की पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई। तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि जिस तरीके से पोचमपल्ली की जो वहाँ की बुनकरों की बुनाई का काम है वो पोचमपल्ली नाम से फेमस हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है, उसी तरीके से कुल्लू की जो शॉल है वो कुल्लू की शॉल के नाम से फेमस हो गई। मधुबनी की पेंटिंग है तो मधुबनी पेंटिंग नाम से प्रसिद्ध हो गई है। असम का जो सिल्क है, जो वहाँ पे सिल्क बनता है, वो असामी सिल्क के नाम से फेमस हो गया है। कश्मीर में जो कढ़ाई की जाती है वो भी कश्मीरी कढ़ाई के नाम से जानी जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, इनको भी याद रखिएगा। अगली जो कहानी है वो फौजी वहीदा प्रिज्म की है। तो चलिए इनके बारे में भी, इनकी कहानी को पढ़ते हैं। तो जो वहीदा प्रिज्म है ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के नाम से जानी जाती हैं। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। मतलब जो वहीदा प्रिज्म हैं ये भारतीय नौसेना में, जो इंडियन नेवी है उसमें लेफ्टिनेंट कमांडर के पोस्ट पे हैं और भारतीय जो नौसेना है वहाँ पे वो डॉक्टर पोस्ट पे हैं। और ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी, जो कि किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि वो कौन सी प्रथम महिला हैं जिन्होंने सेना में पूरी
परेड की कमान को संभाली थी, तो है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। अब इनका जो है बेसिक डिटेल देखते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली हैं। तो जो वहीदा प्रिज्म है ये थन्ना मंडी नामक बहुत से छोटे गांव से हैं। मतलब वहीदा प्रिज्म थन्ना मंडी नामक गांव से बिलोंग करती हैं। और यह जो गांव है ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। और इनकी जो स्कूली पढ़ाई थी वो वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई थी। साथ ही इनके गांव की कई लड़कियां भी इसी स्कूल में पढ़ने आती थी। तो ये है वहीदा प्रिज्म की कहानी। तो आइए कुछ कीड़ों मकोड़ों के बारे में भी पढ़ते हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उसकी गंध से पहचान लेते हैं। आपको एक गाना याद आ रहा होगा कि तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी, मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो जी हाँ, यह वही कीड़ा मकोड़ा है जो अपनी मादा, अपनी फीमेल पार्टनर को उसकी गंध से पहचान लेता है। और इस नर कीड़े मकोड़े का नाम है रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा पार्टनर को, अपनी फीमेल रेशम के कीड़े को कई किलोमीटर से पहचान लेता है। तो अगर सूंघने की क्षमता की बात की जाए तो सूंघने की क्षमता जो होती है वो रेशम के कीड़े में सर्वाधिक होती है। वह अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसकी जो मादा रेशम की कीड़ा है उसको कई किलोमीटर दूर से इसी वजह से पहचान लेता है, जान जाता है कि वह कहाँ पर है। और अब बढ़ते हैं आगे और मच्छरों के बारे में देखते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि आप जहाँ भी रहते हैं आखिर मच्छर कैसे वहाँ पर पहुँच जाते हैं? अगर आप मच्छरदानी भी लगाकर सोए हैं तो अगर हाथ मच्छरदानी में सटाए हैं तो मच्छरों को पता चल जाता है कि आप इसी साइड में हैं और आके वहाँ पे काट लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मच्छरों को आपके शरीर की गंध, खास करके पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से वो ढूंढ लेते हैं। मतलब मच्छरों के अंदर एक खास क्वालिटी होती है कि वो इंसानों के जो पैरों के तलवे होते हैं उसकी जो महक होती है उसको सूंघ लेते हैं और जान जाते हैं कि इंसान कहाँ पर है। और साथ ही वो आपकी शरीर की गर्मी से भी आपको ढूंढ लेते हैं। उनको आपके शरीर का जो तापमान है उससे पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हैं और आकर काट लेते हैं। तो ये थे मच्छर। और अब आइए और कुछ कीड़े मकोड़े और जानवरों के बारे में देखते हैं। तो अगली कहानी जो है वो कुत्तों के बारे में है। तो क्या आपने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा, क्योंकि आप जब भी कुत्तों को देखते होंगे तो हमेशा इधर उधर सूंघते रहते हैं। और सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगह बटी हुई होती है। ऐसा इसलिए वो लोग करते हैं, जो कुत्ते होते हैं इसलिए इधर उधर सूंघते रहते हैं, क्योंकि उनका जो सड़क है, जो भी एरिया है, जो भी जगह है, कुत्तों का एरिया बटा हुआ होता है। एक कुत्ता दूसरे के कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था। मतलब ये है कि जो कुत्ते होते हैं वो अपने एरिया को बांटे रहते हैं और अपने एरिया की जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर पे क्या करके सुसु और पोटी करके, मल मूत्र करके चिन्ह लगाते हैं कि यहाँ तक मेरा एरिया है। और उसके बाद अगर कोई दूसरा कुत्ता उनके इलाके में, उनके एरिया में आ जाता है और उसके बाद वो लोग सूंघ कर जान जाते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई दूसरा आया था। तो अपने एरिया को मार्क करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? अपने मल मूत्र का इस्तेमाल करते हैं। कौन लोग? कुत्ते। तो ये थी कुत्तों की कहानी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए
और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट ज़रूर करें, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।